गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन का अंतिम पार्ट। उससे पहले हम 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने क्रेब्स साइकिल देखा और उसके बाद हमने ग्लाइकोलाइसिस और उसके बाद क्रेब्स साइकिल के हमने मॉलिक्यूल्स किस प्रकार अपने आप को इंटरचेंज करते हैं और उसके द्वारा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कुछ रिडक्टिव एंजाइम, अपचयनकारी एंजाइम बनाते हैं जिसको हम को एंजाइम बोलते हैं। वो हाइड्रोजन आयनों को अपने पास कैप्चर करके रखते हैं, उन्हें पकड़ के रखते हैं और कुछ मात्रा में डायरेक्ट एटीपी बनती है, उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, मतलब कि सबस्ट्रेट के आधार पर डायरेक्ट एटीपी का निर्माण होना। ग्लाइकोलाइसिस को हमने अलग से समझा, क्रेब्स साइकिल को हमने अलग से समझा। आज हम पढ़ेंगे उसका लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इसको हम इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तंत्र बोलते हैं। अब होता क्या है, जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज जो है वो किस में बदलती है, पायोरिक एसिड में बदलती है। ग्लूकोज 6 कार्बन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पायोरिक एसिड के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में उसको बदला जाता है। इसमें 2 एटीपी खर्च की जाती है और 4 एटीपी बनती है डायरेक्ट। इस प्रकार के फास्फोराइलेशन को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डायरेक्ट एटीपी देते हैं। एक 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड और दूसरा होता है फास्फोइनोल पायोरिक एसिड। वहाँ से जब फास्फेट अलग होता है तो वो एटीपी में कन्वर्ट होता है। इस टाइप के फास्फोराइलेशन को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और साथ में बनता है NAD से NADH+H, एक रिडक्टिव एंजाइम है जो अपने आप को रिड्यूस कर लेता है और जो भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, मतलब कि अपने मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो उस हाइड्रोजन को ये यहाँ पर अपने साथ अटैच कर लेते हैं। एक इसको सह एंजाइम या को एंजाइम बोलते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस में होने वाला एक मोटा मोटा प्रोसेस है जो हमने समझा। उसके बाद पायोरिक एसिड जो है ये प्रोसेस होता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म। उसके बाद पायोरिक एसिड की एंट्री मिलती है कहाँ पर, मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम मेनली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का ये हिस्सा कहलाता है साइटोप्लाज्म। उसके बाद आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसके बाद ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, 2 मेम्ब्रेन की भी स्पेस होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है। यदि हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को बनाएं तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है खाली, वो ये खाली स्पेस है, ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये फिंगर लाइक जो इंटर ग्रोथ थी जो अंदर की तरफ अपने आप को फोल्ड करती है उसको क्रिस्टी बोलते हैं। और ये मेम्ब्रेन कहलाती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लो करता है या उसके ऊपर चलता है। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस ने क्या बनाया, पायोरिक एसिड, उसको एंट्री कहाँ मिल गई, मैट्रिक्स में। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर, ये पोर्शन जो है वो किसका है, मैट्रिक्स का, इसके अंदर वाला। तो यहाँ पर हमने क्रिस्टी भी बनाएंगे, ऑक्सीसोम भी बनाएंगे, तो वो हम स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते चले जाएंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है पूरी डिटेल में दिखाई गई है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का पूरा वाइड रूप दिखाया गया है क्योंकि इसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, समझने के लिए थोड़ा याद रखें अपना। अब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म में जो पायोरिक एसिड बना उसको एंट्री मिलती है
पायोरिक एसिड में यहाँ पर एक लिंक रिएक्शन होती है जिसके द्वारा बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए। अब एसिटिल कोएंजाइम ए है, यहाँ पर CO2 रिलीज होती है और साथ में बनता है NAD से NADH प्लस H। डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पर काम करता है, तो यहाँ पर NADH प्लस H बनता है। अब एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलाता है। क्या चलाता है? क्रेब्स साइकिल चलाता है। इस क्रेब्स साइकिल के दौरान डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, CO2 रिलीज होती है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है और डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम CO2 रिलीज करता है, तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेज फास्फोराइलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड साथ में रिलीज होता है और साथ में कुछ मात्रा में ATP की मात्रा बनती है, तो हम क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेज फास्फोराइलेशन। या हम इसको दूसरा प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 रिलीज होती है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। इसको थोड़ा अलग से लिख देते हैं अपने, इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। पूरा क्रेब्स साइकिल को हम इसी नाम जाने जाते हैं, या फिर हम इसको TCA सिट्रिक एसिड साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या बनता है? यहाँ पर कुछ मात्रा में यहाँ पर NADH प्लस H बनता है, कुछ FADH प्लस H बनता है और कुछ क्या बनता है? GTP बनती है। मतलब पूरे क्रेब्स साइकिल के दौरान यहाँ पर हमारे पास 3 NADH प्लस H बनता है, एक FADH प्लस H बनता है और एक GTP बनता है। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है वो 2 बार, क्योंकि पायोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मैट्रिक्स में आते हैं, तो क्रेब्स साइकिल पूरा का पूरा क्या होता है? 2 बार चलता है। तो यहाँ पर 6 NADH प्लस H बनते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा, 2 FADH प्लस H बनेंगे और 2 GTP बनेंगे। ये GTP जब बनता है, इस GTP के बनने को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। मतलब कि आधारीय पदार्थ के ऊपर ATP का निर्माण। ये डायरेक्ट ATP के जैसे ही होता है, बस अंतर क्या होता है? यहाँ पे एडिनोसिन ATP में जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर ग्वानोसिन नाइट्रोजन बेस जो होती है वो राइबोस शुगर के साथ इसको बोलते हैं GTP। तो ये भी ATP के बराबर ही इसकी वैल्यू होती है। तो पूरे जो क्रेब्स साइकिल है उसके दौरान हमारा जो ये प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? मैट्रिक्स के अंदर। तो पूरे को मैं मिटा देता हूँ और इसको अलग तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि हमें याद रहे कि क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ। यहाँ डिहाइड्रोजनेज काम करेगा, यहाँ भी डिहाइड्रोजनेज काम करेगा, और साथ में बनते हैं यहाँ पर 3 CO2 है, ये 2 बार होगा, तो कितने बनेंगे? 6 CO2। एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में बदलता है, फिर 6 कार्बन का मॉलिक्यूल अपने में से 2 CO2 रिलीज करके वापस 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रोडक्ट जो होता है घूमकर वापस आ जाता है, और ये बनाता है यहाँ पर सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। तो 6 कार्बन में से 1 कार्बन चली जाती है, फिर दूसरे कार्बन चले जाते हैं, तो टोटल 4 कार्बन वापस घूमकर 6 कार्बन का मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ जुड़ता है। पूरा क्रेब्स साइकिल में समझा रखा है। यदि उसको दोबारा समझना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो दे रखा है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो 6 CO2 भी मॉलिक्यूल वहाँ पर बनते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 रिलीज होती है, लेकिन कहीं पर भी ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है, तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो हम इस पूरे
पूरे के पूरे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अलग से लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे ETS में काम आने वाले हैं। कैसे काम आएंगे, पहले ETS की स्ट्रक्चर को समझते हैं क्या आता है। तो हमारे पास 6 NaDH + H, 2 FaDH + H, 6 CO2 और 2 GTP जो होते हैं वो किस में बनते हैं, मैट्रिक्स में बनते हैं। साइटोप्लाज्म के पास, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास क्या बनता है, इसको भी अलग से नोट करके छोड़ देते हैं यहाँ पर। ये कौन सा पोर्शन है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पर हमारे पास बनते हैं 2 NaDH + H और हमारे पास 2 ATP का हमारे पास क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। क्योंकि हमें लास्ट में इसकी बैलेंस शीट तैयार करनी है पूरे रेस्पिरेशन साइकिल की, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ और ETS में क्या हुआ, किस प्रकार ATP बने, तो पूरी बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो बैलेंस शीट तैयार करने हमारे पास पुराने प्रोडक्ट को हमारे पास ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं ETS। यहाँ हम बात करें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले सिस्टम की। मेनली इसके ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कुछ कोएंजाइम होते हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर अपने आप को एक चेन के रूप में, एक सिस्टम के रूप में या एक सीरीज़ के रूप में अपने आप को अरेंज करते हैं। इनके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ये अपने आप को अरेंज रखते हैं। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो ऊपर पाया जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होती चली जाएगी वो उससे नीचे के लेवल पर प्रेजेंट होगा। तो इसमें कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं, उन सिस्टम को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, जटिल बोलते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पर कुल कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इस ETS के ऊपर पाया जाने वाला फर्स्ट सिस्टम है, इसको कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बोलते हैं। ये क्या होता है, NaDH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है। NaDH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें FMN, FES और NaD मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसको कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बोलते हैं। इसका पूरा नाम है फ्लेमिन मोनो न्यूक्लियोटाइड। फेरस और सल्फर ये फेरस रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसके साथ NaDH अरेंज होगा, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। इसको साथ साथ नोट करते रहें क्योंकि इसको मैं मिटा दूंगा और उसको हम आगे समझें किस प्रकार से काम करता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, NaDH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके साथ NaDH जो रिडक्टिव एंजाइम उसके साथ क्या होता है, उससे अटैच होता है। कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स सेकंड उसे हम बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये मेम्ब्रेन पर अटैच ना होकर, ये मेम्ब्रेन पर अटैच ना होकर ये यहाँ पर इस मेम्ब्रेन के टच में अरेंज होता है। इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, SDC। इसको शॉर्ट रूप में यहाँ लिख दिया मैंने। यहाँ पर हमने क्रेब्स साइकिल के अंदर रिएक्शन देखी थी जिसमें सक्सिनिक एसिड जो होता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से क्या बनता है, वो फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है। तो वहाँ पर सक्सिनिक एसिड के डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वहाँ पर उसके अटैच होते हैं और उसी के डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से हमारे पास क्या बनता है, FADH2 बनता है। तो FADH जो होता है वो इसके साथ अटैच रहता है। NaDH जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से अटैच होगा। FADH यदि बनेगा तो किससे अटैच होगा, वो कॉम्प्लेक्स सेकंड से अटैच होगा और वो मेम्ब्रेन के साथ रहता है, मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं पाया जाता। थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या होती है, विभिन्न साइटोक्रोम की चेन होती है जिसको साइटोक्रोम B, C1 और C
3 साइटोक्रोम के चेन पाए जाते हैं जो एक के बाद एक क्रम में जुड़े रहते हैं, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी और साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम C। तो यहाँ तक ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर रहने जो होता है इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये है कॉम्प्लेक्स सेकेंड। तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड मेम्ब्रेन के साथ टच होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं पाया जाता। कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट भी मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ये साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम भी क्या होता है, ये आयरन रिच कंपाउंड होते हैं, इसके अंदर बहुत रिच मात्रा में आयरन पाया जाता है, या इसके अंदर आयरन को बनाने वाला, आयरन से बनने वाला हिम ग्रुप पाया जाता है। हिम ग्रुप जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, उसी टाइप का ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो साइटोक्रोम ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के लिए काम आते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कब करेंगे, अभी हम समझेंगे किस प्रकार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। तो अभी तक ये अपने समझ लो कि कॉम्प्लेक्स थर्ड जो होता है साइटोक्रोम की होती है। साइटोक्रोम की खोज करने का श्रेय वो साइंटिस्ट को जाता है मैकमन। मैकमन ने क्या की थी, 1886 में इसकी खोज की थी और उन्होंने इसको अंदर फेरस आयनों को देखा। फेरस आयनों को देखा जो हिम ग्रुप को बनाता है, इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया हिमेटीन। इसे क्या नाम दिया, हिमेटीन, क्योंकि ये इसकी जो इम्पोर्टेंस थी या इसके जो फंक्शन थे वो उसको इतने ज़्यादा ध्यान नहीं थे। तो फेरस ग्रुप के पाए जाने के कारण साइटोक्रोम को उन्होंने नाम क्या दिया, हिमेटीन। उसके बाद साइंटिस्ट आए डेविड क्लीन। डेविड क्लीन ने इनको नाम दिया साइटोक्रोम और इनके वर्किंग जो प्रणाली है या इसका जो फंक्शनिंग है वो किस प्रकार काम करता है उसको समझाया। तो डेविड क्लीन 1925 या 26 के अंदर क्या किया, इसको नाम दिया साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम मेनली क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के काम आते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के साथ साथ इसके अंदर फेरस मॉलिक्यूल्स रिच कंपाउंड पाए जाते हैं। और उसके बाद पाया जाता है लास्ट सिस्टम कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ये है कॉम्प्लेक्स फोर्थ। इसमें पाए जाते हैं साइटोक्रोम A और A3। इसमें फेरस तो होगा ही होगा, साथ साथ में यहाँ पर इसमें कॉपर आयन भी पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉपर आयन पूरे इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसमें फोर्थ में पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है, ये काम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को अपने पास बाउंड रखते हैं, ऑक्सीजन को अपने पास जोड़े रखते हैं। हमने रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन के अंदर सेल के लेवल तक ऑक्सीजन पहुंचती है। और हमने ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ लिया, क्रेब्स हमने पढ़ लिया, कहीं पर भी ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। और ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन जो सेल को रिसीव होती है वो साइटोक्रोम A और A3 अपने साथ बाउंड कर लेते हैं, उसे पकड़ के रखते हैं। इसका काम क्या आएगा, अभी हम पूरा ETS समझेंगे तब समझ में आएगा भी इसका ऑक्सीजन का यूटिलाइज क्या है। ऑक्सीजन यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रिच कंपाउंड होता है। इसमें कॉपर आयन जो होते हैं उसके साथ अपने आप को ऑक्सीजन अटैच कर लेता है। और साइटोक्रोम A और A3 को हम कॉम्प्लेक्स 4 बोलते हैं। इसके साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स और पाया जाता है फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो होगा उसे हम कहते हैं, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये है हमारा F1 पार्टिकल जिसको हम ऑक्सीसोम बोलते हैं। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है ATP सिंथेटेज, जो F0 और F1 पार्टिकल पाए जाते हैं जो मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर हमने डिटेल में समझी थी। तो यहाँ पर ऑक्सीसोम भी बोलते हैं इसको, क्यों बोलते हैं अभी हम समझेंगे इसको। ये इसके अंदर ATP सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स अपने आप को अरेंज करते हैं। अब बात करें यहाँ पर यूबिक्विनोन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यूबिक्विनोन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड और कॉम्प्लेक्स थर्ड को लिंक करता है। मतलब कि क्या करता है, फर्स्ट, सेकंड
और थर्ड को आपस में लिंक करता है, मतलब कि इसके अंदर होने वाली रिएक्शंस के अंदर हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है अभी हम समझेंगे, पूरा वीडियो आप देखते जाइए, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है यहाँ पर। तो यूबिक्विनोन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को लिंक करता है। फर्स्ट मेम्ब्रेन के ऊपर है, सेकंड मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं है, थर्ड मेम्ब्रेन के ऊपर है, फोर्थ मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो यूबिक्विनोन का कनेक्शन कहाँ होता है, केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉम्प्लेक्स के साथ होता है, वो आपस में इनको लिंक करता है। तो पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर अपने आप को अरेंज करते हैं। इनका काम होता है मेनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, अभी हम समझने वाले हैं पूरा कॉन्सेप्ट किस प्रकार से काम आएगा। तो हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, C1 तक, कॉम्प्लेक्स फोर्थ और फिफ्थ कॉम्प्लेक्स अकेला है एटीपी सिंथेटेज नाम का, जो एटीपी फॉर्मेशन में काम है, क्योंकि हमारे पास एटीपी बनानी है अपने को। तो ये पूरा हमें कॉम्प्लेक्स को ध्यान रखना है। और पूरे को मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ क्योंकि हम इसके मैकेनिज्म को समझना है, किस प्रकार ये अपने आप को अप्लाई करता है, किस प्रकार एटीपी बनाता है। तो हम इसको थोड़ा सा मिटो के हम समझते हैं क्या होता क्या है। ये है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, जगह जगह पर पाए जाते हैं ऑक्सीसोम। तो इसको दोबारा बना लेते हैं हम। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ किस प्रकार से अपने आप को काम में आएंगे वो भी समझने वाले हैं अपने। और ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, और इसमें पाया जाता है एटीपी सिंथेटेज, यही लिख लेते हैं अपने, एटीपी सिंथेटेज। यहाँ पर एटीपी, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिंथेटेज और एटीपी सिंथेटेज। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ये पार्ट है, कॉम्प्लेक्स सेकंड B1 से C1 तक, सॉरी थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेकंड है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बीच में लिंक होगा, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। अब मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है उसको NADH रिडक्टेज बोलते हैं, मतलब कि इसके साथ NADH रिडक्टेज एंजाइम इसके साथ अटैच होगा। तो यहाँ पर होता क्या है, मैट्रिक्स के अंदर जो NADH + H बना वो क्या करता है, इसके साथ अटैच हो जाता है NADH + H, और अपने जो हाइड्रोजन आयन हैं, हाइड्रोजन आयन होंगे तो उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 2H पॉजिटिव है, खुद कन्वर्ट हो जाता है ये NAD+ में, और इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन आयनों को दे देता है ये फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स को। ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा FMNH2 में। FMNH2 क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन से इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा और इसे भेज देगा आउटर मेम्ब्रेन या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के पास। यहाँ से ये हाइड्रोजन आयन जो होंगे वो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर एंटर कर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वापस यहाँ फ्लो करते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे, सिर्फ H पॉजिटिव आयन जाएंगे। H पॉजिटिव आयन FeS फेरस जो सल्फर आयन है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब होगा क्या, जैसे ही NADH किसमें बदला, ये NAD पॉजिटिव में बदला, ये वापस कहाँ जाएगा, क्रेब्स साइकिल में दूसरे पायरिक एसिड को उससे हाइड्रोजन को लेने के लिए, और वापस ले लेगा। तो ये साइकिल इस प्रकार से लगातार चलता रहेगा। तो हम बात करते हैं एक बार बनने वाले NADH + H से। हम पूरे क्रेब्स साइकिल को हम बाद में समझेंगे, पहले हमने समझना है कि एक क्रेब्स साइकिल ने क्या किया, एक बार में NADH + H बना दिया। वो कहीं भी बना, लीक रिएक्शन में बना, चाहे वो क्रेब्स साइकिल में बना, वो मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है, तो हमने क्या किया, वहाँ से उसको चेंज कर लिया। अब होता क्या है, देखो अब होगा क्या, ये NADH + H जो है उसने हाइड्रोजन रिलीज की। हाइड्रोजन जैसे ही रिलीज़ की
अब हाइड्रोजन की यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जबकि मैट्रिक्स में यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है यदि ये मॉलिक्यूल यहाँ तक रहता है। अब होगा क्या, यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन में अंतर आ जाता है। बाहर प्रोटॉन ज़्यादा है, इसका मतलब इसका पीएच क्या हो जाएगा, लो। अंदर प्रोटॉन है नहीं तो यहाँ पीएच ज़्यादा हो जाएगा। तो पीएच का डिफरेंस आने के कारण एसिडिक मीडियम जो है वो किसी भी सेल के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो एसिडिक मीडियम को वापस बैलेंस करने के लिए ये H पॉजिटिव आयन वापस अंदर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये नेचर होती है कि वो किसी भी H पॉजिटिव आयनों को बाहर तो भेज सकती है, लेकिन उसे अंदर आने की परमिशन किसी भी प्रकार से नहीं देती, वो परमिट नहीं करती। इसलिए हम इसको सेमी परमिबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या सिलेक्टिवली परमिबल बोलते हैं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं जो इस H पॉजिटिव आयनों को अंदर आने की परमिशन देते हैं। तो होगा क्या, देखते हैं अभी। ये H पॉजिटिव आयन जो है यहाँ पर पाया जाता है एटीपी सिंथेटेज, ये यहाँ पे इसको परमिशन दे देता है अंदर आने की। जैसे ही ये अंदर आता है H पॉजिटिव आयन, तो यहाँ इसका सामना किससे होता है, F1 पार्टिकल के ऊपर पाए जाने वाले, ये F0 है, ये F1 है, तो F1 पार्टिकल के अंदर पाए जाते हैं एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। अब जैसे ही ये यहाँ आता है, H पॉजिटिव आयन कहाँ आ गए, एंटर कर मिल जाता है। लेकिन एंट्री होने से पहले, इसको एंट्री होने से पहले ये एटीपी सिंथेटेज क्या बना लेता है, यहाँ पर फर्स्ट एटीपी बना लेता है, एक एटीपी यहाँ पर बना लेता है। अब जैसे ये 2H पॉजिटिव यहाँ पहुँचते हैं, ये क्या होंगे, इसका सामना किससे होगा, यहाँ पर यूबिक्विनोन जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ कॉम्प्लेक्स सेकंड पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसको हमने ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स सेकंड है यहाँ पर, ये भी काम आएगा हमारे। पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो काम हो रहा है। H पॉजिटिव आयन जैसे ही यहाँ आए, ये यूबिक्विनोन अपने आप को फिर रिड्यूस कर लेता है और खुद कन्वर्ट हो जाता है UQH2 में। इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं, वो बैलेंस होते जा रहे हैं इस प्रोटॉन के साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव। UQH2 वापस इसे फेंक देता है बाहर और खुद बदल जाता है UQ में। अब ये प्रोसेस जो है वो H पॉजिटिव आयन वही प्रोसेस होगा, pH लो हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन हो जाएगी, प्रोटॉन की सांद्रता प्रवणता में अंतर आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो H पॉजिटिव आयन है, इसको वापस परमिशन कहाँ मिलती है आने की, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से। एटीपी सिंथेटेज या F1 पार्टिकल है, वो क्या करता है, इसे अंदर आने की परमिशन तो दे देता है, लेकिन सामना किससे होता है उसका, एटीपी सिंथेटेज से। और ये 2H पॉजिटिव वापस यहाँ आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या बना लेता है, सेकंड एटीपी यहाँ फिर बना लेता है। अब जैसे ही सेकंड एटीपी बनती है, ये H पॉजिटिव आयन जैसे ही यहाँ आते हैं, इसका सामना किससे हो जाता है, यहाँ पर यूबिक्विनोन से। यूबिक्विनोन खुद को UQH2 में बदल देता है और UQH2 जैसे ही बदलता है, इसे वापस कहाँ लेके चला जाता है, वो इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ, और इसे बाहर की तरफ वापस फेंक देता है। वापस वही सिस्टम, pH लो हो जाता है, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, वहाँ मीडियम एसिडिक हो जाता है। तो अंत में इसको फिर रास्ता मिलता है वापस किस तरीके से, एटीपी सिंथेटेज जो है F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, वहाँ से F1 पार्टिकल इसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। जैसी परमिशन देता है अंदर आने की, ये अंदर आ जाता है, लेकिन इस दौरान क्या बनते हैं, एटीपी नंबर 3 बनती है, एटीपी 3 बन गई। अब 1 2 3 एटीपी बन गई। अब यहाँ पर ये 2H पॉजिटिव जो आयन जो हैं, ये इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि इसको वापस बाहर फेंका जा सके। तो इसके लिए फिर यहाँ पर क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े होते हैं, किसके साथ,
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिसको हम कॉम्प्लेक्स 4 बोलते हैं, जहाँ पर कॉपर आयन पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को अपने साथ जुड़े रहते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 के पास क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। जब कॉम्प्लेक्स 4 के पास ऑक्सीजन भी है और इलेक्ट्रॉन इस पूरे मेम्ब्रेन के साथ मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, H पॉजिटिव आयन यहाँ पहले से ही हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है H2O में, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो होते हैं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, फिर इसकी मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं इसको ऑक्सीजन का सामना करना पड़ता है, ऑक्सीजन का सामना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बना लेगा? H2O बन जाएगा। इस तरह से एक NaDH जो है वो हमारे लिए क्या बनाता है? 3 ATP बनाते हैं। एक NaDH ने क्या बनाया यहाँ पर? NaDH प्लस H ने क्या बनाया? हमारे 3 ADP बनाए, 3 ATP बनाए। अब होता क्या है देखते हैं। क्रेब्स साइकिल के अंदर ये 6 NaDH तो क्रेब्स साइकिल के अंदर बने, उसके साथ साथ हमारे पास लिंक रिएक्शन हमें याद है। लिंक रिएक्शन में भी क्या बनते हैं? 2 NaDH प्लस H बनते हैं 6 क्रेब्स साइकिल में, और 2 NaDH प्लस H यहाँ बनते हैं। तो पूरे के पूरे जो होंगे वो कहाँ जाएंगे? NaDH रिडक्टेज के पास जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एक NaDH प्लस H जो है वो हमारे पास कितना देता है? 3 ATP देता है। हमारे पास कितने NaDH बने? 6 और 2 8 NaDH बने। इसका मतलब 8 बनेंगे तो यहाँ पर 3, मतलब कि हमारे पास क्रेब्स साइकिल के द्वारा हमारे पास कुल कितनी ATP बनी? 24 ATP बन चुकी। 24 ATP बन चुकी, हमारा एक NaDH पूरा हो चुका। अब बात करें इसका कनेक्शन किससे होता है? कॉम्प्लेक्स सेकंड के साथ, क्योंकि इसके साथ रिडक्टिव एंजाइम सक्सिनेट जो एसिड है वो यहाँ से इसको डीहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है, और कॉम्प्लेक्स कहाँ पर जाता है? सेकंड। तो सेकंड को जैसे ही यहाँ पर 2H पॉजिटिव आयन मिलते हैं, वो उसको टच कौन करेगा? वहाँ पर यूबिक्विनोन इसको क्या करेगा? पकड़ेगा, बाहर फेंक देगा, बाहर फेंकेगा, वापस वही pH लो हो जाएगा, ATP बनी। इसका एंट्री जो होती है वो लेवल सेकंड पर होती है। लेवल सेकंड से कॉम्प्लेक्स थर्ड के द्वारा या कॉम्प्लेक्स थर्ड के ऊपर जो सिस्टम पाया जाता है वहाँ से एंट्री होती है। हायर लेवल के ऊपर इसकी एंट्री नहीं होती। तो यहाँ पर फर्स्ट ATP यहाँ बनती है किसकी? FADH प्लस H से। जब यहाँ पर फर्स्ट ATP बनी, उसके बाद इस हाइड्रोजन के आयन के साथ वही होगा, उस प्रकार से मूवमेंट होती रहेगी। तो यहाँ पर एक FADH2 जो है, एक FADH प्लस H जो है वो कितने ATP बनाता है? 2 ATP बनाता है। हमारे पास कितने FADH2 बने? 2 बने। तो 2 × 2 हमारे पास कितने ATP बन गए? 4 ATP हमारे पास बन गए। अब 2 GTP है वो डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल का फास्फोराइलेशन होता है, जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बोलते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट ATP बनता है। सक्सिनी कोइन जो क्रेब्स साइकिल के अंदर जो ATP बनती है, जिसको GTP के रूप बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 GTP बराबर किसके बराबर होता है? 2 ATP के बराबर। इसका मतलब हमारे पास क्रेब्स साइकिल के दौरान कुल कितनी ATP बन गई? 30 ATP बन गई। कितनी ATP बन गई? 30 ATP क्रेब्स साइकिल के दौरान बन गई। NaDH2 ने एक ने 3 ATP बनाई, FADH2 ने एक ने 2 ATP बनाई, और GTP डायरेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है? क्रेब्स साइकिल की ATP का लेखा जोखा है। अब बात करते हैं अपने ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बनने वाली ATP से। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो ATP बनता है उसको हम समझें, इसकी एंट्री भी कहाँ होगी? NaDH बन रहा है, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर भी एंट्री इसी प्रकार से अंदर होगी। तो ये भी क्या बना के देगा हमें? एक NaDH प्लस H जो है वो हमें कितने ATP बनाता है? 3 ATP बना के देता है। यहाँ पर 2 है तो 2 × 3 बराबर हमारे पास कितनी ATP बन गई? 6 ATP बन गई। और 2 ATP हमारे पास पहले से ही हैं। इसका मतलब हमारे पास कितनी ATP बन गई? 8 ATP। ग्लाइकोलाइसिस ने
हमारे पास कितनी एटीपी बनाई, 8 एटीपी। क्रेब्स साइकिल ने कितने एटीपी बनाई, 30 एटीपी। कुल कितने एटीपी बने, 38 एटीपी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पूरे ऑक्सीडेशन के दौरान एटीपी बनती है। उसके साथ साथ 6 CO2 भी बनते हैं। ADP ने क्या किया, 38 ATP में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान यदि हम देखें तो पूरी रिएक्शन जो होती है वो ATP की फॉर्मेशन करती है और पूरी ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा कन्वर्ट की जाती है। जितने भी रिडक्टिव एंजाइम जो होते हैं उनको इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से गुजारा जाता है, इनसे हाइड्रोजन ली जाती है। हाइड्रोजन लेने का रीज़न क्या है, क्योंकि इन्हीं एंजाइम्स को वापस दूसरे मॉलिक्यूल्स जो पायरिक एसिड के बनेंगे बार बार, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो जितनी बार ऑक्सीजन ली जाएगी उतनी ही बार उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा। किसके द्वारा, ATP फॉर्मेशन के अंदर। फोर्थ मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो फोर्थ मॉलिक्यूल पर लगातार ऑक्सीडाइज होते चले जाएंगे। तो इन एंजाइमों को ये कन्वर्जन जरूरी है। FADH2 हाइड्रोजन को रिलीज़ किया और बदल गया किसमें, FAD में। तो इसको भी कन्वर्ट होना जरूरी है, क्योंकि नए क्रेब्स साइकिल में जाएगा, ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो वहाँ पर इस प्रोसेस को दोबारा यूटिलाइज किया जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल मिलकर क्या बनाते हैं, फिर पूरी सेल के लिए ATP बनाते हैं, जो 38 ATP हमारा नेट गेन होता है। NCERT ने इसको 38 ATP ही बताया है। ये हमारा पूरा लेखो जोखा किस प्रकार से बनती है। कुछ बुक्स के अंदर 36 ATP बनते हैं। तो 36 ATP क्यों बनते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका भी कुछ एक लोचा है। लेकिन हमें NCERT को ही फॉलो करना है, तो हमारे पास कुल 38 ATP का कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर 36 ATP है, क्योंकि यहाँ पर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ डिफरेंट कंपोजिशन सिस्टम काम करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका इतना ही टॉपिक था, जिसको रेस्पिरेशन के अंदर हमने कुल जो है वो अलग अलग टॉपिक समझे। इंट्रोडक्शन समझा, क्रेब्स साइकिल समझा, क्रेब्स साइकिल के बाद ग्लाइकोलाइसिस समझा, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स समझा, क्रेब्स के बाद ETS जो दोनों सिस्टम को लिंक करता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइटोप्लाज्म और मैट्रिक्स के अंदर पाए जाने वाले पूरे सिस्टम को यहाँ पर लिंक करता है। और लिंक करने के बाद हमारी रिएक्शन जो होती है वो टोटल हमारे पास 38 ATP की स्ट्रक्चर में हमारे पास कुल एनर्जी प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये था हमारा पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम। इसके बाद इसके कुछ और डेरिवेटिव हैं रेस्पिरेशन सिस्टम के, कुछ और अन्य जो कंपोनेंट अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से होते हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।